तो बेटा जी क्या था कि मेरे पास ये पेंडुलम था जिसका मास m था, तो वेट क्या होगा डाउनवर्ड्स, और मैं उसे एक फील्ड में रख दिया और फील्ड कैसा था मेरा डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में क्या टाइम पीरियड होगा? तो बेटा जी जब मैं ये चार्ज पेंडुलम है और पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट ये इसे रिपेल करेगी, ये नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगी, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डाउनवर्ड्स। नो, तो नेट फोर्स वुड बी Fe प्लस mg। व्हाट इज Fe? F is mass into acceleration, this is electric field into charge plus mg, and the acceleration would be eq divided by m plus g, and the expression of time period is t equals to 2 pi divided by under root L divided by under root कितना बेटा acceleration, and acceleration is eq divided by m plus g. This is the time period of the pendulum. यदि मैं दूसरा केस लेता हूं, पेंडुलम मेरा सेम था, its weight is downward, but the direction of electric field is reverse. This is negative, ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव, and the direction of electric field is outwards. अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपवर्ड्स, देन नेट फोर्स वुड बी mg माइनस Fe। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि E किसके बराबर होता है? Fe अपॉन Q। तो Fe इक्वल्स टू कितना आ जाता है? EQ। So F equals to mass into acceleration mg minus EQ. Then acceleration equals to g minus EQ divided by m. This is the acceleration, and the expression of time period is 2 pi under root L divided by g minus EQ by m. दिस सेकेंड, ये भी बेटा सेकेंड्स में। तीसरा केस मैं ले सकता हूं कि ये बेटा मेरे पास एक पेंडुलम था, और इस पेंडुलम को जब ऑसिलेट कर रहे थे, तो अब यहां पर मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या दो प्लेट्स को कुछ ऐसे रखा, दिस इज द वेट, इधर ले लिया मैंने पॉजिटिव प्लेट, इधर क्या होगी बेटा नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, नाउ फोर्स परपेंडिकुलर टू द mg, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो रिजल्टिंग फोर्स F वुड बी अंडर रूट ऑफ mg होल स्क्वायर प्लस Fe स्क्वायर। So m into a equals to under root of m square g square plus e square q square, m से बेटा डिवाइड कर देते हैं, तो acceleration equals to square root of g square plus e square q square upon m square, and the expression of time period t equals to 2 pi under root of L divided by under root g square plus e square q square upon m square। तो पेंडुलम मेरे पास वही था जिसका चार्ज q था, मास m है, पर अलग अलग डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो टाइम पीरियड बहुत कम था, जब मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, मीन सपोर्ट कर दिया, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, एंड परपेंडिकुलर केस में ये। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा जो
एक सिंपल पेंडुलम था जो 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन जब मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये फील्ड की सिचुएशन ही चेंज होगी। अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइम पीरियड्स होंगे। तो इस तरह की बेटा एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर बेस्ड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे पिथ बॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्प्रिंग्स की बात करूं मैं तो 11th में मैं ग्रेविटी की में इंट्रोड्यूस करा दूं, इस लॉज ऑफ मोशन में इंट्रोड्यूस करा दूं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स हमेशा क्या रहेगा, E इंटू क्यू। तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट चार्ज। ए चार्ज पार्टिकल कैरी चार्ज मोर देन इट्स ऑन साइज, या ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका साइज नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। And the test charge an arbitrary smallest positive charge particle in nature, and its magnitude tends to 0, जो मैग्नीट्यूड हमेशा 0 को टेंड्स करता है। तो अब बेटा हम कैलकुलेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, फ्री स्पेस में रखा है एक पॉइंट O पर। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कुछ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स को ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा था, जब आप चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। यदि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमेशा हैवी चार्ज पार्टिकल लाइट चार्ज पार्टिकल को या तो पुल करेगा या पुश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पर हम एक टच चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका यह होगा, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी वहां पर आप टच चार्ज पार्टिकल रखें। तो बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q at point O in free space and electric field intensity is required at point P in the field of Q। तो बेटा जी ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज था ओपोजिशन पर, ये इसका बेटा चारों तरफ फील्ड है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। और बेटा जी दिस इज द फील्ड ऑफ चार्ज Q, दिस इज द पॉइंट चार्ज Q। सपोज दिस इज द पॉइंट P and its distance is R। मैं इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं। तो बेटा जी मैंने कहा कि जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पर आप एक टच चार्ज रख दो। तो जब आप टच चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव ये इसे रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या लगाएं बेटा, कूलम्ब्स लॉ। तो OP इक्वल्स टू हो गया बेटा R बाई कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
and a q naught divided by r square divided by, but electric field intensity equals to F divided by Q naught. So electric field intensity is 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square divided by Q naught. This cancel with this. Then expression of electric field due to point charge in free space is 1 upon 4 pi epsilon naught and the magnitude of charge and square Q square. न्यूटन पर कूलम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि देखना है बेटा जी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पोजीशन, दिस, और यदि मुझे 1 बाई आर स्क्वायर पोजीशन देखनी है तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम मॉडुलस ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं. निकोलम्स ने कहा था दीज आर द मॉडुलस ऑफ चार्जेस. तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस मुझे डायरेक्शन को देखना है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस. कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और वेक्टर होने की वजह से, क्योंकि हम फोर्स में भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह से हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम सिचुएशन. मींस जब दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उस सिचुएशन में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे. और बेटा जी सुपरपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हैं तो उस पॉइंट पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को भी करता है. अब यहां पर एक बात समझने की है, वो हमेशा आप याद रखेंगे. इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एटसेट्रा, यदि किसी भी तरह का आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, उसके हर एक वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखा हुआ है, सेम नेचर के चार्जेस है, और यदि आप उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा. चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, एक सिचुएशन. दूसरा ये कि यदि आप उनमें से एक चार्ज को रिमूव करते हैं वर्टेक्स से तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. जो अमाउंट ऑफ चार्ज आपने रिप्लेस किया है उसी चार्ज की वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जिस्ट करेगा. तीसरी बात, यदि आप उनमें से किसी चार्ज को रिमूव ना करके एक को नेगेटिव कर दो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से जो था उसका ट्वाइस होगा. तो जब हम कंपटीशन में बैठते हैं और कोई भी रेगुलर पॉलीगन आता है, यदि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दी जाए तो सेंटर पर जीरो, एक रिमूव कर दिया तो एक की वजह से, एक नेगेटिव कर दिया तो डबल हो जाएगा. अब क्या इन बातों को हम रटेंगे? नो. तो लेट मी एक्सप्लेन. एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपको एक तो इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी और जो मैंने आपसे बात की थी वो भी आप समझेंगे. आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, व्हाटएवर, जो आपका मन करे. और आप 1 बाई 1 इस सिचुएशन को समझेंगे. तो बेटा जी मैंने सिचुएशन ली क्या, मेरे पास क्वेश्चन ये था, इन गिवन फिगर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू या एट पॉइंट O and also
find electric field when first case one charge is removed, second one charge is replaced by negative of सेम है, बस उसके नेगेटिव से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो बेटा जब इसका, तो मेरी तीन सिचुएशन थी, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो रेगुलर पॉलीगन में मैंने एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, दिस इज द स्क्वायर, और एक जनरल प्रॉब्लम लेके चलेंगे जिससे आप बात को समझें। दिस इज ए बी सी डी, ए ये इसकी एज है, हर एक वर्टेक्स पर चार्ज, यहां पर Q, ये Q, ये भी Q, यहां भी Q। दिस इज द सेंटर, O। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां। क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करो। मैंने यहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया। एरोज देखो, टेस्ट चार्ज जो भी गिवन चार्ज होते हैं उनसे हमेशा छोटा होता है। तो ये चार्ज इसे ऐसे रिपेल करेगा, दिस इज E1, ये ऐसे करेगा E2, ये इसे रिपेल करेगा E3। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इनकी डिस्टेंसेस, डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD विच इज √2 टाइम्स ऑफ H A। अब बेटा जी ये O पॉइंट था, तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू सपोज R, एंड दिस इज √2A/2 which is A/√2। These are the sides। अब निकाले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले बेटा ड्यू टू Q एट P, तो E1 1/4πε0 Q divided by R square, and R is A square and this is 2, and the direction is A to O। Now E2 1/4πε0 2Q divided by A square, direction B to O। केवल बेटा जी कुछ भी तो नहीं बदला, सारे चार्जेस सेम है, सारी पोजीशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होंगे बट डायरेक्शंस अलग होंगी। 1/4πε0 2Q divided by A square, direction C to O, and E4 1/4πε0 2Q divided by A square, and direction D to O। ये चार इक्वेशंस बनी। अब इनका क्या करें बेटा, देखो E1 और E3 इक्वल और अपोजिट है, तो बेटा जी E डैश क्या होगा, E1 माइनस E3। E1 और E3 एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स 0। E डबल डैश E2 माइनस E4 0, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। कोई भी इक्विलेटरल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली है, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, और उस पर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेज रखे हैं, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, 0। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसमें मैंने कहा कि यदि एक चार्ज को रिमूव करूं, तो अब मेरे पास जो पहली सिचुएशन है कि मैं एक चार्ज रिमूव कर देता हूं। सपोज मैंने D वाला ये रिमूव कर दिया।
डी रिमूव करा जब यहां कोई चार्ज ही नहीं है तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बेटा जी मेरे पास E4 नहीं है, E4 नहीं है तो E1 और E3 का तो रिजल्टेंट अभी भी 0 होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन जो मेरा नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो यहां पर E डैश इक्वल्स टू E1 माइनस E3 विच इज 0, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट E2 and E2 is 1 upon 4 pi epsilon naught 2q divided by a square and the direction is along BD। क्या कहा था कि जब भी जिस चार्ज को रिमूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर सिस्टम की उसी के बराबर होगी जिससे आप रिमूव करते हैं। अब आया मेरा ये तो बेटा बाकी सारे केसेस सेम रहेंगे। अब दूसरे केस की यदि मैं बात करता हूं, दिस इज सेकंड केस, तो यहां पर मैंने क्या रख दिया माइनस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, इसने रिपेल किया, अब ये इसे अट्रैक्ट करेगा, दिस इज E4, हर एक चीज सेम रहेगी, E1 E2 सब कुछ सेम। तो अब E4 यदि मैं निकालूंगा तो 1 upon 4 pi epsilon naught 2q divided by a square and the direction is O2D। Now resulting E1 E3 E dash, यदि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो अभी भी क्या होगा, E1 माइनस E3 विच इज 0, बट E2 और E4 का जो रिजल्टेंट होगा E डबल डैश विच इज E2 प्लस E4 and E2 plus E4 the net electric field intensity which is 1 upon 4 pi epsilon naught 4q divided by a square and direction along BD। क्या हुआ बेटा, यहां भी जब मैंने नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया तो बेटा जो नेगेटिव से रिप्लेस किया था तो 1 की वजह से जो भी फील्ड था ये उसका भी डबल हो गया। तो जब भी कंपटीशन में आता है, कोई पेंटागन आता है, पेंटागन के ऊपर 5 चार्जेस रखे हुए हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, एक चार्ज को रिमूव कर दूं तो उसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक को नेगेटिव कर दूं क्या हो जाएगा बेटा, डबल। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आता है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको करना क्या है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर आपको टच चार्ज रख देना। क्या यहां भी सुपर पोजीशन में पोजीशंस की प्रॉब्लम आएंगी, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है और उस सिस्टम ऑफ चार्ज पर के बीच में मैं किस पोजीशन पर या वो क्या पोजीशन होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अब तक कंसीडर कर रहे थे तो उसी के थ्रू हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह का भी एक मैं प्रॉब्लम आपको करा देता हूं। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो फ्री स्पेस में रखा है, तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट in a system of charge microcoulomb and 10 microcoulomb या 8 microcoulomb separated by 20 centimeter in free space, electric field intensity would be 0.
तो बेटा जी जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें पता है कि मेरे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ये दिस इज A एंड B। चार्ज एट A इज 10 माइक्रोकूलम, B पर कितना है बेटा 8 माइक्रोकूलम, एंड द सेपरेशन इज 20 सेंटीमीटर। सपोज एट पॉइंट C there is no electric field and this is the position of X and this is 20 minus X। लेकिन बेटा याद रखते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां हमेशा क्या कर देते हैं हम उस पॉइंट को वहां पर रखते हैं टेस्ट चार्ज। ये रखा हमने टेस्ट चार्ज। जब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या है, देखो ये पोजीशन थी तो यहां पर आप 10 माइक्रोकूलम इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। ये इसे इधर से रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B। तो अब बेटा जी E इक्वल्स टू EA माइनस EB और 0 है तो 0, तो EA इक्वल्स टू EB। व्हाट इज EA? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइडेड बाई 20 माइनस x का होल स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। इनका बेटा वैल्यूज डाल दो तो QA कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 is 10 into 10 की पावर माइनस 6 एंड द डिस्टेंस इज x स्क्वायर। QB 8 into 10 is to the power minus 6 एंड डिस्टेंस इज 20 माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसे बेटा इधर ले आते हैं तो ये होगा 20 माइनस x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 8 divided by 10 and the plus minus square root। 20 by x minus 1 equals to 1 plus minus, this is the plus minus under root of 4 by 5 and the 20 by x equals to 1 plus minus under root 4 by 5 and x equals to 20 divided by 1 plus minus under root 4 by 5। This is the position। जब मैं पॉजिटिव लूंगा तो वो डायरेक्शन जो होगी वो इन बिटवीन होगी, और जब बेटा मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं तो नेगेटिव के केस में ये डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड जाएगी। तो ये एक पोजीशन है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉब्लम्स हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना है हमें और टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखिए, उनकी डायरेक्शंस को चेक करिए, वहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, जितने चार्जेज हैं, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए और बेटा जी बस लो पैरेललोग्राम को अप्लाई करिए तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा। अब यहाँ के बाद में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब मैंने कहा था कि रेज का कॉम्बिनेशन ही लाइट होती है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोजिशन होता है और वो होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? दीज आर द एनर्जी स्पेक्ट्रम्स। हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशन लाइन ऑफ फोर्सेस ये इनविजिबल होते हैं। वो तो हैं पर ह्यूमन एबल नहीं है उन्हें देखने के लिए। हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं।
सपोज आपने कहीं वाईफाई सिस्टम अप्लाई किया, आपने वाईफाई लगाया हुआ है, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा देख के बताओ कि इसके चारों तरफ रेज हैं कि नहीं, तो ह्यूमन बीइंग की जो आईज हैं या वो ऐसी सेंस नहीं है कि उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर पाए। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी डिवाइस के थ्रू चलूं, मैं उस सराउंडिंग जहां वाईफाई लगा है मुझे सर्च करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी की तरफ चलें। आप सेल फोन लेके चलें, लैपटॉप लेके चलें और रिमोट लेके चलें, तो आपको जहां पर सिग्नल रिसीव होने लगेगा तो वहां पर क्या होगा, वो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो फील्ड की जो एग्जिस्टेंस है वो दिखती नहीं है, तो मींस एक एनर्जी स्पेक्ट्रम्स है। अब कैसे ऑब्जर्व करें, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं कि एक पेपर लिया, उस पेपर पर हमने बहुत सारे आयरन पाउडर डाल दिया, एक मैग्नेट रखी, थोड़े से टाइम बाद देखते हैं हम कि उसमें लाइट और डार्क लाइंस बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक गैजेट के थ्रू हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ऑब्जर्व किया। यहां भी पॉसिबिलिटी है, हम यहां मान के चलते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल रखा और उसके सराउंडिंग हम बहुत सारे टच चार्ज पार्टिकल्स रख दें, तो यदि वो पॉजिटिव है वो सारे बाहर की तरफ भागेंगे, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएंगे, और जो भी उनका पाथ होगा, जो उन्होंने पाथ ट्रेस किया, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, द पाथ ट्रेस्ड बाई टच चार्ज अराउंड ए गिवन चार्ज इन फ्री स्पेस और मीडियम बाय द अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो एक टच चार्ज पार्टिकल एक चार्ज के सराउंडिंग जो भी एक पाथ ट्रेस करता है, and these paths are the energy spectrums of the charges due to which electric field lines exist या electric field exist। जैसे लाइट है तो लाइट किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, रेज की वजह से। तो यहां भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोजिशन है वो हुई है फील्ड लाइन से। तो ये फील्ड लाइन का कंसिडरेशन हमारे साथ रहेगा, और फील्ड लाइन की अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आप फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन बातों को भी डिस्कस करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब बेटा। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। The path traced by a touched charge around a given charge in free space in which represents the energy spectrums of the charge, and due to which electric field exists, are known as field lines। इन्हें बेटा फील्ड लाइंस कहते हैं, और इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट बेटा outwards from positive charge and inwards in negative charge।
क्योंकि पॉजिटिव बेटा डोनर होता है, तो पॉजिटिव से क्या होंगी आउटवर्ड और नेगेटिव में क्या होगी इनवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां से बेटा फील्ड लाइंस क्या होंगी आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। ऐसा कब हुआ कि मैंने यहां टच चार्ज रखा और पॉजिटिव ने उसे रिपेल कर दिया, तो एक पाथ ट्रेस किया, यहां रिपेल कर दिया, पाथ ट्रेस किया, ये भी, तो दीज आर द पाथ्स। यदि मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं और फिर मैं यहां एक टच चार्ज पार्टिकल रखूं, तो ये इसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे यहां से ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे यहां से ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये बेटा अट्रैक्शन होगा। These are the field lines. This is the first property. Second property, electric line of forces are always normal to the surface. हमेशा सरफेस के कैसी होगी नॉर्मल। क्यों भाई, आप कोई भी फील्ड लाइन ले लीजिए, जैसे मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर दी, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कहता है कि यदि यहां से फील्ड लाइन निकलेगी तो ये 90 डिग्री होगा, यहां से निकलेगी चाहे आगे बेंड हो जाए, पर बेटा जो एमिट होगी वो क्या होगी हमेशा परपेंडिकुलर। अब इसके बेटा मैथमेटिकल व्यूज भी हैं, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं जब आप आगे बढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो मैं वहां प्रूव करूंगा, मैं यहां भी इसे प्रूव कर सकता हूं। एक गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है कि जब फील्ड लाइन एक पॉइंट से निकलेगी तो पॉइंट का जो फ्लक्स होगा वो कितना होता है बेटा, जीरो। पॉइंट पर यदि फ्लक्स जीरो है, क्यों, क्योंकि उसका एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बात को यदि मैं प्रूव करना चाहता हूं तो मैंने कहा फ्लक्स एट ए पॉइंट में बी जीरो, दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू जीरो। फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो जीरो इक्वल्स टू बेटा ई डी एस कोस ऑफ थीटा, जीरो इक्वल्स टू जस्ट कोस थीटा एंड थीटा वुड बी 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्मल होती हैं किसके, सरफेस के। ये दूसरी प्रॉपर्टी बेटा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो फील्ड लाइंस हैं वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं एंड हैविंग नो सडन ब्रेक। यदि वो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है तो उनमें सडन ब्रेक नहीं होता। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व but continuous between two opposite charges. Means मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन वहां तक पहुंचेगी कंटिन्यूअस है, यहां तक पहुंचेगी कंटिन्यूअस है, यहां तक पहुंचेगी कंटिन्यूअस है, यहां तक पहुंचेगी कंटिन्यूअस है एंड हैविंग नो सडन ब्रेक। और बेटा जी यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाते हैं, पता नहीं कहां से आएंगे। Having no sudden break. So these are the three properties. Fourth property, the tangent to the field line. Fourth property की यदि बात करें, the tangent to the field line
represents the direction of electric field intensity. Electric field intensity at that point. आपको कहा कि ये भैया एक फील्ड लाइन है, इसके ए पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो बेटा जी आपको करना क्या है कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। These are the direction of electric field lines. और भी बेटा एक प्रॉपर्टी ले सकता हूं, जैसे फिफ्थ, टू और मोर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो या दो से ज्यादा लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। Which represents two directions of electric field from the same point, which is impossible। वो बेटा इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो देखा बेटा कि हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है। तो मेरा मतलब यदि एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और एक फील्ड लाइन यदि आपको ऐसे ये इंटरसेक्ट कर जाए सपोज, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बेटा यहां होगा, एक टेंजेंट यहां होगा। तो पॉइंट एक है और डायरेक्शन बेटा दो है, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और एक प्रॉपर्टी बेटा और ले सकता हूं मैं, 6, एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 इज देयर इज नो क्लोज लूप ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का क्लोज लूप नहीं होता। आप सर्कल ऐसे कर नहीं बना सकते। तो 6 प्रॉपर्टी, देयर इज नो क्लोज लूप। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नहीं हो सकती, नो। तो ये बेटा 6 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की वजह से ही कई फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर जो क्वेश्चनिंग होती है कि हाउ टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस। यदि आपको ये 6 प्रॉपर्टी आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे। कहीं इंटरसेक्ट नहीं करना है, क्लोज लूप नहीं है, नॉर्मली स्टार्ट करना है, कंटिन्यूअस होती है दो चार्जेस के बीच में, डिसकंटिन्यूअस एट द एंड पॉइंट। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, स्ट्रेट क्या होगा, कुछ इस तरह के कैसे फील्ड ड्रॉ करते हैं तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। तो बेटा जी देखो, हाउ टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस या ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ केसेस लेके चलते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रिक line of forces in the following. तो
तो बेटा मेरा पहला कॉन्सेप्ट था Q ग्रेटर देन 0। व्हाट इज Q ग्रेटर देन 0? पॉजिटिव चार्ज। और मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड्स। ये क्या है? आउटवर्ड्स। सेकेंड, Q लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव। और नेगेटिव में फील्ड लाइंस कैसी होती है? इनवर्ड्स। थर्ड केस, Q1 Q2 greater than 0, that means both are positive। यदि ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव ये है, तो दोनों फील्ड लाइन ऐसे रिपेल हो जाएंगी। अब बच्चा सोचता है सर ऐसे क्यों? बेटा जब रिपेल करेंगे और दोनों सेम स्ट्रेंथ की होंगी तो ड्यू टू द प्रेशर, जैसे मेरे पास ये दो फील्ड लाइंस ही, इन फील्ड लाइंस को मैं लेके आया और जब ये यहां से टच करेंगी तो ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने की वजह से कर्व लूप बना देंगी ऐसे। तो यहां से ये फील्ड लाइन बेटा ऐसे निकलेंगी, यूं यूं, ये फील्ड पैटर्न है। स्टार्ट होंगी नॉर्मल, पॉजिटिव से होंगी आउटवर्ड्स और नेगेटिव में इनवर्ड्स। दीज आर द फील्ड पैटर्न्स दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर कोई फील्ड नहीं है। फोर्थ केस, Q1 Q2 लेस देन 0, दिस इज द रिपल्सिव सिचुएशन। ये होता है अट्रैक्टिव। तो यहां पर बेटा मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, एक यहां नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव तक गई, यहां से भी बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव गई। स्टार्ट होंगी नॉर्मली और ड्यू टू द प्रेशर कुछ फील्ड लाइन बेटा ऐसे फैल जाती हैं और ये एक फील्ड पैटर्न नेगेटिव में इनवर्ट्स होगा। और भी सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने फिफ्थ केस लिया, तो ये ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इनमें यदि मैग्नीट्यूड्स अलग हो, जैसे मैं रखूं 5Q एंड Q, तो जब बेटा 5Q चार्ज आप लेंगे, इधर Q लेंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ दूर तक जाएगी, इसकी बस नजदीक तक जाएगी ऐसे। तो पैटर्न बेटा सेम रहेगा, बट भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके रेडिएशन भी तो दूर तक जाएंगे, इसके रेडिएशन नजदीक तक होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव ऑल केसेस मैग्नीट्यूड भी बेटा एक रोल प्ले करेगा। सिक्स्थ बेटा यूनिफॉर्म स्ट्रेट। जब यूनिफॉर्म स्ट्रेट की बात आती है तो आप दो प्लेट्स लीजिए और उन पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन पोलैरिटी। अब यहां से एक तरफ यदि मैं नेगेटिव प्लेट चार्ज रख देता हूं तो ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और स्ट्रेट भी होंगी। फिर बेटा नॉन यूनिफॉर्म,
स्ट्रेट, तो इधर ऐसी बॉडी ली जिस पर इधर बहुत ज्यादा हैवी चार्ज था, धीरे धीरे ये चार्ज क्या हुआ है, कम होता जा रहा है। और यहां से फील्ड लाइन पहले बेटा स्ट्रेट होनी चाहिए, तो यहां से बेटा पहले फील्ड लाइन जा रही थी और ये धीरे धीरे इनके बीच में स्पेस क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर फील्ड ज्यादा है, यहां पर फील्ड कम है। कुछ और प्रॉब्लम्स ले सकता हूं, जैसे एर्थ, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था Q, ये यहां पर एक मैंने अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रखी, दिस इज अनचार्ज कंडक्टिंग। तो व्हाट इज द फील्ड पैटर्न? तो बेटा जी सिस्टम सेम है, पॉजिटिव आउटवर्ड, यहां से जाएगी फील्ड लाइन, यहां से निकलेगी, ये टेंजेंट निकलती है, टेंजेंट की वजह से स्ट्रेट जाएगी, ये फील्ड पैटर्न जनरेट होगा लाइक दिस। और जब ये रिसीविंग एंड होगा तो इस पर सब पर नेगेटिव चार्ज, और फील्ड लाइन ऐसे वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इस पर इधर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और कितने भी गैसेस हो सकते हैं, मैं जैसे मेरे पास एक शेल थी, दिस इज सेंटर ऑफ शेल, और यहां पर मैंने कोई चार्ज बॉडी रख दी ऐसे जिस पर प्लस Q चार्ज था। व्हाट इज द फील्ड लाइन? तो बेटा जी फील्ड लाइन तो पॉजिटिव से आउटवर्ड ही होगी। अब ये बेंड हो जाएंगी क्योंकि इनके स्पेस बेटा इन्हें कम मिलेगा, कम स्पेस की वजह से इन्हें बेंड होना पड़ेगा, टेंजेंट निकलेंगी, यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां पर स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। दिस इज द फील्ड पैटर्न। और बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द फील्ड लाइंस, दैट इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या थी एंड हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी रीजन हो तो बेटा जी आप, मैं तो कुछ रीजन नहीं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको बस जब आप बेसिक प्रिंसिपल पर रहेंगे, आप प्रॉपर्टीज के थ्रू चलेंगे, तो आप इन सब चीजों को एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड फील्ड लाइंस और इनके कुछ डायग्राम्स। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल, व्हाट इज इट्स मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, etc. थैंक यू।